हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी प्लेटफॉर्म। हमने अपनी लास्ट क्लास में जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था 508 वैकेंसीज़ का, उसके बारे में डिस्कशन किया था। और अभी जो हम आज करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम बेसिकली सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या पूछे जाने वाला है आपका जम्मू एंड कश्मीर के पेपर में, ठीक है ना, जो कि जूनियर सिविल इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है उनके लिए क्या क्या पूछे जाने वाला है। अब बेसिकली कहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट उन लोगों ने रखे हैं सिलेबस में, आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं। ये जो हमने लास्ट में पोस्ट डिस्कस की थी वही है, कल हमने डिस्कस कर लिया था इसके बारे में। अब अगेन अब सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर हम सर्वेइंग की बात करें, अगेन हम मोस्ट ऑफ द पेपर के लिए सर्वेइंग पढ़ते ही हैं, तो वही सब चीज़ें यहाँ पर भी पूछी गई हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है सर्वे करने की वो रखा गया है। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशंस, सर्वे को आप किस किस तरीके से क्लासीफाई करते हो, मेजरमेंट्स एंड डिस्टेंसेस पूछे गए हैं, डायरेक्शंस के बारे में, चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, लेवलिंग, टेक्योमेट्री, ठीक है ना, ऑर्डोलाइट, ट्रेवर्सिंग, कंटूरिंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग, कर्व्स। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए पढ़ते ही हैं, तो कुछ ऐसा हटके नहीं है, तो हम ये मोस्ट ऑफ द पेपर के लिए पढ़ते ही हैं। तो अगर कोई अभी स्टार्ट कर रहा है, मतलब जीरो से अगर स्टार्ट कर रहा है, तो उसको तो आप सब चीज़ें पढ़नी ही है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा है वो बहुत सालों से अगर प्रिपरेशन में है, तो वो रिवीजन करेगा, रिवीजन करके ही उसकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड उसके बाद उसे खाली क्या करने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स लगाने पड़ेंगे, उसकी सारी चीज़ यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। कि देखो फोटोग्रामेट्री का कोई पार्ट नहीं देखने को मिला, जो कि एक बच्चे के लिए बहुत टफ रहता है। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे यहाँ पे कुछ नहीं है, देखिए एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। तो बेसिक प्लेन जिसे कहते हैं ना सर्वेइंग, या बेसिक सर्वेइंग आपने देखा होगा, बेसिक और एडवांस में आप लोग पढ़ते होंगे अपने कॉलेजेस में। तो बेसिक सर्वेइंग यहाँ पे दी गई है। एडवांस सर्वेइंग का यहाँ पे कुछ नामो निशान भी दिखाई मुझे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एडवांस सर्वेइंग में आप सबसे बेसिक जो टॉपिक पढ़ते हैं वो ट्रायंगुलेशन होता है, ट्रायंगुलेशन भी नहीं है यहाँ पे। तो ये बेसिक सर्वेइंग के पार्ट है जितने भी इन लोगों ने दे रखे हैं, और वो बहुत ही सिंपल है। जिसने पढ़ा है उसको तो रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई स्टार्ट भी कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत ईजी है ये, ठीक है ना। और आपको पता है कि सर्वे अगेन जान है किसी भी एग्जाम की, बिना सर्वे के आप इंजीनियर तो नहीं कहला सकते, तो सर्वे आपको आनी ही चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अपने आप में ही काफ़ी वेटेज कैरी करता है। बात करते हैं, और इन्होंने देखिए वेटेज भी दी हुई है 10 मार्क। 10 मार्क कुछ कम नंबर नहीं होते हैं, 10 मार्क्स इज अगेन इट्स अ गुड नंबर, ठीक है ना, तो इट्स अ गुड नंबर। बात करते हैं मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस की। देखिए हाँ, मैं इसमें मान सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे पेपर सॉलिड मैकेनिक्स नहीं देते हैं। सॉलिड मैकेनिक्स में आप फोर्सेस के बारे में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड मैकेनिक्स, जिसमें आप फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली वहाँ पे फिजिक्स के रूल्स आप कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहाँ पे लेमीज थ्योरम वगैरह वहीं से पढ़ते हैं यूजुअली, जो ऑब्जेक्टिव्स में पूछी भी जाती है। तो यहाँ पर वो एक पोर्शन भी रखा गया है। अगर हम बात करते हैं मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, सोम तो है ही है, ठीक है ना, पर साथ साथ में मैकेनिक्स का भी कुछ पोर्शन यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आपको मैकेनिक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप बेसिकली यूजेवीएनएल के प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हैं। वहाँ यूजेवीएनएल में भी सॉलिड मैकेनिक्स एक जिसे कहते हैं सब्जेक्ट रखा जाता है। तो प्रैक्टिस अगर आप प्रीवियस ईयर की मतलब क्वेश्चंस अगर आपको और चाहिए तो वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और अदरवाइज हम तो आपको ये चीज़ कराएंगे यहाँ पर, है ना। मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो देखिए पूछा गया है कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, पूछा गया है यहाँ पे स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज, जैसे कि मैं बता रही थी। तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पूछा गया है, लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में पूछा गया है, मोमेंट फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिंपल मशीन्स, टॉर्जन। अगेन ये तो आपका सोम का पार्ट आ ही गया है। जो स्टार्टिंग की जो चंद लाइनें आप देख रहे हो, चंद क्या है, एक आध लाइन जो देख रहे हो, वो आपका बेसिकली उतना ही पोर्शन आपका मैकेनिक्स से है, और रेस्ट द पोर्शन तो आप सोम में पढ़ते ही हो यूजुअली। वो थोड़ा आपको एडिशनल लग रहा होगा, लेकिन वो भी हम इन जनरल पढ़ते ही हैं, ऐसा कुछ हट के नहीं दिया है, इन जनरल आप वो भी पढ़ते ही हो, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिंपल मशीन्स, टॉर्जन, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स में ये हम देखते ही हैं सोम में। तो सिंपल स्ट्रेस हो गया, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप, ये भी आप पढ़ते ही हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन 2 डायमेंशंस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल बेंडिंग थ्योरी, फ्लेक्सुरल एंड शेयर स्ट्रेसेस, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग, shear center, thin walled pressure vessels, uniform torsion, buckling of column, combined and direct bending stresses, slope and deflection and analysis of trusses। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ तक तो आपका पूरा सोम का पार्ट है। ऊपर की अगर आप ये यहाँ तक पकड़ लो, यहाँ से यहाँ तक आपकी सॉलिड मैकेनिक्स का थोड़ा सा पोर्शन है, सॉलिड मैकेनिक्स का, ठीक है ना।
और ये देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर अगर मैं बात करूं बेंडिंग स्ट्रेसेस तक, यहाँ से आपका सोम का पोर्शन लोगों ने उठाया है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस से खाली आपका स्लोप डिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रसेस वाला पार्ट उठाया है। अब ट्रसेस का एनालिसिस भी हम समटाइम्स सोम में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। कई कॉलेजेस में अगर आप देखोगे वो उन्होंने सोम में ही इंक्लूड किया हुआ है एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। अलग अलग मेथड देखते हैं ना, मेथड ऑफ जॉइंट्स, मेथड ऑफ सेक्शंस, है ना, तो वो सोम में ही पढ़ लेते हैं काफ़ी, लेकिन जो मेजर देखा जाता है वो अगेन स्ट्रक्चरल एनालिसिस का ही पार्ट है। तो मैं इन दोनों को स्ट्रक्चरल एनालिसिस में रखूंगी। तो इन्होंने सोम का पार्ट अगेन ज़्यादा रखा है कंपेयर टू द आर्ट ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो इसमें भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोम का भी सारा वही पार्ट है जो आप जनरल प्रिपरेशन में पढ़ते ही हैं और जो ज़रूरी भी है। तो जो बच्चा जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसको तो सब चीज़ें पढ़नी ही है भैया, उसको तो कुछ नहीं छोड़ना है। लेकिन अगर कोई प्रिपरेशन में है जो अदर एग्जाम्स भी दे रहा है उसके लिए बहुत ईजी होने वाला है, उसको इतना डरने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पे। हालांकि जो स्टार्ट कर रहा है उसको भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दैट मीन्स अगर आप अपने सिलेबस कवरेज पे ध्यान देंगे, आपको एक बार अपना सिलेबस खत्म कर लेना है और अगर आपने वो अच्छे से कर लिया तो आपके लिए भी एग्जाम क्रैक करना बिल्कुल जिसे कहते हैं कठिन कार्य नहीं है, आप भी उसे इजीली क्रैक कर लेंगे प्रैक्टिस कर करके, ठीक है ना। देन कमिंग टू द थर्ड सब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, द थर्ड सब्जेक्ट इज अगेन आरसीसी स्ट्रक्चर। में पहले ये आपके लिए क्लियर कर देती हूँ, अदरवाइज आप लोगों को शो नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे अगर आप आरसीसी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, है ना, तो आरसीसी में यूजुअली हम लोग आरसीसी जब देखते हैं हम लोग सीधा वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्ट्रेस मेथड पे कूद पड़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट सिलेबस बनाने के लिए इन्होंने देखो आरसीसी में ही कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पार्ट दिया है। तो कंक्रीट यूजुअली अगेन आरसीसी में क्या है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट ही है, लेकिन यूजुअली हम सिलेबसेस जो अदर स्टेट्स या सेंट्रल के आते हैं उसमें नहीं देखते हैं। इन्होंने देखिए कंबाइन करने की कोशिश की है यहाँ पे, तो इसीलिए काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि नहीं मैम सिलेबस ना थोड़ा अलग आ रखा है। सिलेबस अलग नहीं है, सिलेबस वही है, बट बनाने का तरीका अलग है। ये तो एग्जामिनर की आप कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी है कि उसने इस तरीके से आपको सिलेबस डिज़ाइन करके दिया है। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी की उसने चीज़ें डाल दी हैं। ये कंक्रीट आप बीएमसी में भी पढ़ते हैं, इन्होंने बीएमसी कहाँ रखा है, बीएमसी रखा ही नहीं है। बीएमसी प्लस जिसे कहते हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग सीपीएम पॉट, काफ़ी लोग जब एग्जाम सिलेबस डिज़ाइन करते हैं तो वो बीएमसी में डाल देते हैं। तो ये डिज़ाइनर का बेसिकली क्रिएटिव लेवल है कि उसने किस तरीके से डिज़ाइन किया है। तो इन्होंने यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसके कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स जो बेसिक आप कंक्रीट के बारे में पढ़ते हैं वो सब यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है ना। ये सब हम कंक्रीट के बारे में पढ़ते ही हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, बेसिक ऑफ मिक्स डिज़ाइन। मिक्स डिज़ाइन तो यूजुअली हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी में ही पढ़ते हैं एग्जैक्टली, लेकिन बाकी चीज़ें हम बीएमसी में भी इसकी काफ़ी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी अगेन दोबारा पढ़ते हैं। तो कंक्रीट इज़ लाइक बेसिक थिंग जो कि चाहिए ही चाहिए आरसीसी के लिए, इसलिए इन लोगों ने यहाँ डाला है, ठीक है। फिर उसके बाद अब अगेन यहाँ से देखिए बेसिक वर्किंग स्ट्रेस, लिमिट स्टेट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स, एनालिसिस ऑफ अल्टीमेट लोड कैपेसिटी, डिज़ाइन ऑफ मेंबर सब्जेक्टेड टू फ्लेक्चर, शियर कंप्रेशन and torsion by limit state method, basic elements of pre-stress concrete, analysis of beam section at transfer and service loads, one way slab and two way slab। ये आप यूजुअल आरसीसी में पढ़ते ही हो, ठीक है ना। तो अगेन मैं यही कहूँगी सिलेबस उन्होंने जिस तरीके से डिज़ाइन किया है उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड नहीं की हैं, लेकिन हाँ उन्होंने मैक्सिमम सिलेबस आपको दिया है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज सॉइल मैकेनिक्स। तो अगेन सॉइल मैकेनिक्स जान कहा जाता है सिविल इंजीनियरिंग की, क्योंकि सारी कंस्ट्रक्शन हमें मिट्टी के ऊपर ही करनी है, जमीन पे ही करनी है, तो इसलिए सिविल इंजीनियरिंग की जान भी कहा जाता है। तो अगर अब आप देखेंगे सॉइल मैकेनिक्स को 10 मार्क्स से यहाँ पे आने वाला है। तो बेसिक जो ओरिजिन है सॉइल्स का, किस तरीके से ओरिजिनेट हुई हैं, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ है, केमिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ है, ये ओरिजिन ही तो है, वॉल्केनो से निकल कर आई हैं या मैराइन एरिया से निकल कर आई हैं या पहाड़ों से टूट के नीचे गिर के आई हैं, किस तरीके से आई है, पानी के पास एकत्रित हो गई हैं। तो बेसिकली ओरिजिन किस तरीके का था, ठीक है ना। तो ये सारा आप सॉइल मैकेनिक्स में स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये भी अगेन जनरली हम देखते ही हैं प्रॉपर्टी क्या क्या होती है सॉइल की, जो बेसिक इंडेक्स प्रॉपर्टी होते हैं वो पढ़ते ही हैं हम सॉइल में। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, अलग अलग क्लासिफिकेशन देखते हैं, इंडियन क्लासिफिकेशन हो गया, यूसीएस क्लासिफिकेशन हो गया, सॉइल इज अ 3 फेज सिस्टम, ये सारा बेसिक है जो आप सॉइल में देखते ही हो यूजुअली। फंडामेंटल डेफिनेशंस, अब फंडामेंटल डेफिनेशन तो बहुत सारी है मेरे पास, है ना भैया। तो अगर मैं बोलूँ कुछ बच्चों के लिए तो थिक्सोट्रॉपी भी फंडामेंटल डेफिनेशन हो जाती है, लेकिन फंडामेंटल इज लाइक बहुत बेसिक जो डेफिनेशन होती है सॉइल्स में।
कि आपको सब्जेक्ट से पहले ब्रीफ कर दिया जाए कि भैया अगर कोई कभी ऐसा कुछ पढ़ लिया तो इसका मतलब यहाँ पे ये है, यूनिट वेट हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, है ना, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो वो भी फंडामेंटल डेफिनेशंस के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। अब अगेन रिलेशनशिप एंड इंटर रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है, जैसे आपने वो रिलेशन देखा होगा ES इज इक्वल टू WG, वॉइड रेशियो मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये भी एक रिलेशनशिप है। तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं यूनिट वेट के बीच में, वाटर कंटेंट के बीच में, वॉइड रेशियो के बीच में, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बीच में, ये सारे रिलेशनशिप और इंटर रिलेशनशिप के बीच में आप लोग देखते हैं। फिर फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल्स, अब अगेन ये परमेबिलिटी भी बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप देखते हो, ये परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर है या पैरेलल है हॉरिजॉन्टल प्लेन के, वो उस पर डिपेंड करेगा अगेन कि ज़्यादा होगी या कम होगी। इफेक्टिव स्ट्रेस भी बहुत बेसिक है, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स, कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, बहुत बेसिक दिया हुआ है, कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं दिया है। सॉइल अभी देखो, सॉइल के अच्छा यहाँ पे देखिए, मैं बोलने वाली थी कि सॉइल एक्सप्लोरेशन जैसे टॉपिक अगर होते तो, लेकिन यहाँ पे देखिए सॉइल एक्सप्लोरेशन इन्होंने दे रखा है और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। सॉइल एक्सप्लोरेशन आजकल बहुत पूछा जा रहा है, देखिए इन्होंने भी डाल रखा है, सो दे आर एग्जामिनर अप टू डेट, उसे पता है कि पूछना गया है। वो बच्चे की बेसिक नॉलेज के साथ साथ अवेयरनेस भी चेक करना चाह रहा है, इस टॉपिक से ये समझ में आता है। तो शेयर स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लेट लोड टेस्ट, SPT, डेंसिटी कंट्रोल, मेजरमेंट ऑफ फील्ड डेंसिटी बाय कोर कटर एंड सैंड रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, आपने यूनिट वेट निकाला होगा ना, तो वो ये इसी से आता है, सैंड रिप्लेसमेंट एंड कोर कटर से। बियरिंग कैपेसिटी एंड इट्स मेथड्स, देखिए सॉइल एक्सप्लोरेशन में बोलूंगी यहाँ पे एक नया टॉपिक है बिल्कुल, क्योंकि यूजुअली आप अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक मिसिंग लगेगा कहीं ना कहीं, बट सॉइल एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक, एंड ट्रस्ट मी यू शुड लर्न इट। अगर आप उसे मतलब सीखोगे ना, आपको समझ में आएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है। और आजकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन भी आ रहे हैं काफी एग्जाम्स में, जो लोग इसको इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक में कहूंगी कि बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखो सॉइल इज ऑल अबाउट फॉर्मूले, अगर आपके फॉर्मूले आपके टिप्स में है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो सॉइल में, यू विल बी लाइक किंग ऑफ सॉइल। बस फॉर्मूले आपको रटने, और उसके लिए मैंने आप लोगों को जो अभी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था हाउ टू क्रैक SSC वाला, उसमें हमने क्रैक करने के लिए एक स्ट्रैटेजी दी थी, तो यू शुड विजिट दैट वीडियो, और वहां पर देखिएगा, वहां पे जो क्रैक करने की आपको स्ट्रैटेजी दी गई है वो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी इसमें अप्लाई नहीं होगी, वो किसी भी एग्जाम के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप उस स्ट्रैटेजी की तरफ जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि भैया हाँ मैं ये कर सकता हूँ। इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूले, नथिंग एल्स। फॉर्मूला डायरी बनाओ, खत्म, याद रखो उसको, हफ्ते में एक बार रिवाइज करो उस फॉर्मूला डायरी को, अपने दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में उन फॉर्मूलेस को पहुंचा दो, एंड यू विल बी द किंग ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। अगेन लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। तो यहां पे आप पढ़ने वाले हैं फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, बहुत बेसिक है। अगेन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत बेसिक है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर्स, फ्लो मेजरमेंट्स, फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स, हाइड्रोलिक पंप्स। ये अगेन ये मैं बोलूंगी कि हाँ मोस्ट एग्जामिनेशन इंक्लूड नहीं करता है। हाइड्रोलिक पंप्स मैं बोलूंगी थोड़ा अलग है पढ़ने के लिए, क्योंकि काफी सब्जेक्ट्स में नहीं होता है, बच्चा पढ़ता भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेसिक है, मोमेंटम, एनर्जी एंड करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये भी इजी है। पोटेंशियल फ्लो, एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम एंड बर्नौलीज इक्वेशन, ये सारा तो फ्लूइड का पार्ट होता ही है जनरल जो आप पढ़ते हैं। लेमिनार, टर्बुलेंट फ्लो, फ्लो इन पाइप्स, पाइप नेटवर्क्स, concept of boundary layer and its growth, uniform flow, critical flow, gradually varied flow in channels, specific energy concept, hydraulic jump, forces on immersed body, flow measurements in channels, tanks and pipes, dimensional analysis and hydraulic modeling, kinematics of flow। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी, देखो इन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स के सिलेबस को बहुत अच्छे से बनाया है, लेंदी है। अब आप ये 4 लाइनें पढ़ के लगेगा अरे नहीं, लेकिन फ्लूइड इज वेरी लेंदी, और जितने भी टॉपिक इंक्लूड किए हैं ना इन्होंने, आप जब ये जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं उसे बहुत टाइम लगने वाला है फ्लूइड में, क्योंकि फ्लूइड इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। जिसका कॉन्सेप्ट खराब होगा वो फ्लूइड में बढ़ ही नहीं पाएगा। अब ये देखो ये पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस है। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट एज वेल एज वन ऑफ द इजीएस्ट। जिसको समझ में आ गया उसके लिए तो बहुत ईजी है, और जिसको नहीं समझ में आता ना वो एंड तक भी नहीं समझ में आता, ठीक है ना। तो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब ये अगर मैं पंप्स की बात करूं, हालांकि यहाँ पे मुझे टरबाइंस कहीं नहीं दिखा, नहीं तो मैं उसको भी बोलती, क्योंकि बहुत सारे जो अदर स्टेट्स हैं वो अपने सिलेबस में ये टॉपिक्स इंक्लूड नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चा जो
प्रिपरेशन में है, मैं उसके लिए बोल रही थी ये कि उसको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। अदरवाइज जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उसको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो सारी चीज़ें कवर कर लेगा। आपको अपने सिलेबस कवरेज पे फोकस बना के रखना है, अपनी पकड़ बना के रखनी है। जितना जल्दी आपका आप अब जल्दी जितना जल्दी सिलेबस कवर हो जाए, हम इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ऐसे भागना है कि हम जिसे कहते हैं बस भाग ही रहे हैं। मैंने 12 सब्जेक्ट पढ़ दिए वहाँ 1 महीने में, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि भैया पहले सब्जेक्ट में क्या था। पढ़ना इस तरीके से है कि जब मैं उस सब्जेक्ट को दोबारा खोलूं तो एक पिक्चर मेरे सामने फास्ट फॉरवर्ड मोशन में चल जाए। इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और उसके लिए आपको अब क्रैक करना है तो ऐसा पढ़ के आपको ये सारी चीजें अपने मुट्ठी में कर लेनी है, टिप्स पे रखनी है सब चीजें। और आप देखना, अगर आप ये चीजें फॉलो कर लोगे, अगर आप वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर लोगे, देन यू विल बी देयर इन दी डिपार्टमेंट फॉर श्योर, गारंटेड, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की, विच इज इरिगेशन इंजीनियरिंग। अब इरिगेशन इंजीनियरिंग को सुनते ही बच्चा बोलता है अरे बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, एक रात पहले पढ़ूंगा और तो ये अगले दिन बिल्कुल इसमें किंग हो जाऊंगा या माहिर हो जाऊंगा, महारथी बन जाऊंगा। पर ऐसा होता नहीं भैया, क्योंकि क्या है ना, कुछ सब्जेक्ट्स आपको ना घुमाने की भी इतनी टेंडेंसी रखते हैं कि वो आपको पूरा एग्जाम आपको आता होगा, लेकिन वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको सिलेक्शन लेने से रुकवा देते हैं। और उनमें से एक है इरिगेशन इंजीनियरिंग। हाल फिलहाल में ये उत्तराखंड में भी देखा गया था। तो इरिगेशन वाज अ गेम चेंजर इन दैट पर्टिकुलर सिलेक्शन। तो जिसने इरिगेशन बहुत बढ़िया से पढ़ा था उसका तो हो गया, और नहीं पढ़ा था तो काफी बच्चे इसकी वजह से सफर भी किए थे उस टाइम। अब इरिगेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, 10 मार्क्स यहाँ पे लेके बैठा है, तो मतलब क्वेश्चन तो अच्छे लेवल के आने वाले हैं भैया। तो देखिएगा, अब बात करते हैं किसकी, इरिगेशन की। तो इंट्रोडक्टरी जो आप देखते हो, फील्ड कैपेसिटी, अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये सब चीज़ें जो आप देखते हो, ये इंट्रोडक्शन में इरिगेशन इंजीनियरिंग के बेसिकली होती क्या है, ये सारी चीज़ें, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ये सारे इंट्रोडक्शन का पार्ट हैं। और बेसिक डेफिनेशंस में ये सब आ जाएगा जो मैंने इससे पहले बताया, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, ये भी बहुत बेसिक टॉपिक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बहुत बेसिक है, बेसिक समझ के छोड़ के मत जाना, पढ़ के जाना है। डैम्स, कैनाल्स, ठीक है ना, कैनाल हेडवर्क्स, रेगुलेटरी वर्क्स, इनसे तो जनरल क्वेश्चन ये उठ के आ जाता है, बताओ इनमें से कौन सा कैनाल हेडवर्क का पार्ट, कैनाल रेगुलेशन वर्क्स का पार्ट है, इनमें से कौन सा डाइवर्जन हेडवर्क्स का पार्ट है, एक्सक्यूज मी। फिर क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, यहाँ से तो एक क्वेश्चन बताया है, कैनाल अगर नदी नीचे है, कैनाल ऊपर है, एक्वेडक्ट। नदी वो कैनाल ऊपर है, लेकिन नदी का हाई फ्लड लेवल कैनाल के बेड लेवल से ऊपर है, तो ये क्या हो गया, है ना। यहाँ से तो ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं फॉर श्योर। फिर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स आ गए, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, वाटर लॉगिंग, ड्रेनेज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड वेल हाइड्रोलिक्स। ये यहाँ पे मैं बोलूँगी, यहाँ पे मेहनत लगेगी ना, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि वेल हाइड्रोलिक्स से न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगेन यहाँ अगर मैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात कर रही हूँ, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, ग्राउंड वाटर माइनिंग। अब ये ग्राउंड वाटर माइनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आना चाहिए, ये देखिएगा, नहीं तो आपको ये हमारे सेशंस में कहीं ना कहीं मिल जाएगा फॉर श्योर। क्योंकि यहाँ से एक आध बार और तो क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि क्या होता है ना, अब एग्जाम कैसे आ रहे हैं, सिलेबस से तो आ रहे हैं, लेकिन सिलेबस के दाएं बाएं से भी आ जा रहे हैं। तो ये रिचार्ज का पूछ रहा है, इसलिए मैंने माइनिंग भी लिख दिया कि भैया अगर रिचार्ज पूछ सकता है तो माइनिंग भी तो पूछ सकता है, ठीक है ना। अगेन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। तो अब जब आप ये देखते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है, वाटर सप्लाई वर्क्स और जिसे कहते हैं सीवेज, दोनों से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको, बेसिक जो चीजें होती है वो तो पढ़ोगे ही। क्वालिटी ऑफ वाटर, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, क्वालिटी ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, कन्वेयंस ऑफ वाटर, लेइंग आउट ऑफ पाइप्स, ये तो पता ही होना चाहिए। बिल्डिंग वाटर सप्लाई फिक्सचर्स एंड इंस्टॉलेशन, बिल्कुल सही। प्लम्बिंग, सीवरेज सिस्टम, लेइंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर्स, सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड ऑफ डिस्पोजल, सीवेज ट्रीटमेंट, बिल्डिंग ड्रेनेज, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन। अगर एनवायरमेंट के सिलेबस को एनालाइज करें तो एनवायरमेंट का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा ऐसा इन्होंने हैवी सिलेबस नहीं बनाया है, सिलेबस इज विद इन लिमिट्स ओनली। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसको कवर करने के लिए, ठीक है ना। टाइम लगेगा, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत टाइम लगेगा फॉर श्योर, क्योंकि बहुत लेंदी है, लेकिन ये लेंदी नहीं है, इट्स नॉर्मल मॉडरेट लेवल का है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको कवर करने के लिए। और ये भी अच्छे खासे मार्क्स लेके बैठा है, 10 मार्क्स तो कम नहीं है।
और जिसे कहते हैं सिलेक्शन लेने के लिए 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिलेबस की तरफ, विच इज़ हाईवे इंजीनियरिंग। अब अगर आप हाईवे इंजीनियरिंग की बात देखिए, अब आपने रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्स में देखा होगा हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट इकट्ठे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंडर पूछे गए, लेकिन इन्होंने यहाँ पर देखिए बाइफिकेट कर दिए, दोनों सब्जेक्ट तोड़ दिए। तो हाईवे से ये लोग क्या पूछना चाहते हैं, हाईवेज के डेवलपमेंट के बारे में पूछना चाहते हैं आप लोगों से, प्लानिंग के बारे में पूछना चाहते हैं, और अलग अलग डेफिनेशंस, जो बेसिक डेफिनेशन थे जो आप पढ़ते ही हो, नॉर्मल है, मेथड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, IRC क्लासिफिकेशन, हाईवे सर्विस एंड प्लान्स, geometric design, different type of road materials in use, binders, types of pavement, CBR methods, subgrade preparation, waterbound macadam, water mix macadam, bituminous macadam, dense bituminous macadam and special problems in hill road। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछने वाला है। तो इन्होंने, क्योंकि ये दोनों सिलेबस अलग कर दिए, तो अगेन इसका अगर आप देखोगे वेटेज तो बढ़ गया है, 20 मार्क्स का हो गया। अब अगर अकेला पूछा जाता है तो 10 मार्क्स का, अब दोनों का अलग अलग हो गया तो 20 मार्क्स के खाली ट्रांसपोर्टेशन से पूछा जा रहा है आपसे। तो हाईवे का भी सिलेबस बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बट हाँ लेंदी है थोड़ा सा, थोड़ा आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पूरा है आपके पास, तो वहाँ पे आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी रेलवे इंजीनियरिंग की। अगर आप देखोगे यहाँ पर वो आपसे हिस्ट्री पूछने वाला है इंडियन रेलवेज की, ये भी अगेन गॉजेस यूज, परमानेंट वे इन कंपोनेंट्स, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप रेलवे जब उठाते हो तो पढ़ना ही है आपको। देन टाइप्स ऑफ रेल्स, क्रीप, वेल्डिंग, रेल फिक्चर्स एंड फास्टनिंग्स, सिग्नलिंग, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। अगेन यहाँ पर ना दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा सिग्नलिंग छोड़ के जाता है बहुत, यूजुअली सिग्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, ब्रिज टर्मिनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, कंपोनेंट्स एंड फाउंडेशन। तो यहाँ पर रेलवे का भी सिलेबस बहुत हैवी नहीं पूछा है, रखा है उन्होंने, मॉडरेट लेवल का रखा है मैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से, तो ये भी ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सिग्नलिंग में थोड़ा टाइम लगने वाला है, ब्रिज टर्मिनोलॉजी, क्योंकि बच्चा ना इन टॉपिक्स को छोटा सोच के छोड़ देता है, तो आपको ये पढ़ना है। क्योंकि अब सिग्नलिंग की अगर मैं बात करूँ, आजकल बहुत जनरल क्वेश्चन बहुत कॉमन चल रहा है कि रिसेप्टर सिग्नल किस तरीके का सिग्नल है, ठीक है ना। स्टार्टर है, एडवांस स्टार्टर है, या स्टार्टर्स एडवांस अलग अलग है, ठीक है ना, या आउटर है या होम है, किस तरीके का सिग्नल है। तो ये बहुत जनरल क्वेश्चन यहाँ से सिग्नलिंग से ही उठ के आ रहे हैं। फॉगी वेदर में कौन सा सिग्नल आप देंगे, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सिग्नलिंग वाला पार्ट। फिर हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट है यहाँ पे वो है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, वो भी देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में आपको क्या दिया हुआ है देखिएगा, यहाँ पे बेसिकली एस्टिमेशन कॉस्टिंग का पार्ट भी आप लोगों को यहीं पे प्रोवाइड किया हुआ है ना। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में ही आपका कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट में ही CPM पार्ट भी पूछा गया है, साथ ही साथ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी आपको इसी में दिया हुआ है। देखिए नेटवर्क डायग्राम्स जो आप देखते हैं, स्पॉट CPM भी यहीं पर है, ये वही है, नेटवर्क डायग्राम्स ही बोलते हैं, तो वो पूछे पूरा स्पॉट CPM आ रहा है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन आ रहा है, जिसमें आप क्रैश कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट वगैरह पढ़ते हैं, है ना, ऑप्टिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम टाइम, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से उठ के आते हैं, कॉस्ट स्लोप, तो ये सारे टॉपिक्स आपके कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में आप लोग देखते हो। कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर्स, अगेन ये अपने आप में बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, टेंडर हो गए, उनके टाइप्स हो गए, डेप्रिशिएशन, वैल्यूएशन, ऑर्गेनाइजेशन, मेजरमेंट बुक्स, कैश बुक, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। आपको यहाँ टाइम लग सकता है क्योंकि यूजुअली ये टॉपिक इंक्लूड नहीं किए जाते। क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग देखो उन्होंने पूरा लिखा है इसका। अब यहाँ पर यहाँ से वो बेसिक टर्मिनोलॉजी उठ के आएंगी, ऐसा मत सोचना कि, क्योंकि एस्टिमेशन कॉस्टिंग तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो आपको खैर ऑलमोस्ट चीज़ें पता ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के जाएंगे कुछ, ऑलमोस्ट चीज़ें तो हमें पता होनी ही चाहिए उसमें। उसकी डेफिनेशंस पूछी गई हैं, मेथड ऑफ एस्टिमेशन एंड टाइप ऑफ एस्टिमेट्स, तो ऑलमोस्ट उसने सारा ही पूछ लिया है आपसे, है ना। तो उसने ब्रीफ कर रखा है आगे ऑल्दो उसको क्या चाहिए, पर उसने ऑलमोस्ट सारा ही पूछ लिया है, ठीक है। तो आपको सब पढ़ के जाना है, सारी वैल्यू, सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज वो सारी आपको पता होनी चाहिए। तो as far as my analysis is concerned, the syllabus is not very tough, ठीक है ना। सिलेबस बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ बहुत इजी भी नहीं है, ठीक है। इसको मॉडरेट लेवल पे लेके चलिए, और मॉडरेट लेवल का सिलेबस है, वी आर इंजीनियर्स यार, हम इसको कवर नहीं कर सकते, हम इसको बिल्कुल कवर कर सकते हैं, और हम इसे कवर करके क्रैक भी कर सकते हैं एग्जाम को। आपको यही अपने सबकॉन्शियस माइंड को आज से समझाना है दैट वी विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन फॉर श्योर, और इसी के बिहाफ पे अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट करना शुरू करना है। इसका मतलब ये नहीं नोटिफिकेशन अगर मैं फॉर्म 5 मई को भरूंगा तो तैयारी मेरी 6 मई से होगी, नहीं, तैयारी आज से ही होनी चाहिए। जब जैसे नोटिफिकेशन आया वैसे ही आपकी तैयारी स्टार्ट होनी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। तो आई होप
जितने भी लोग हमारे साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं या जितने भी लोग हमें अभी देख या सुन पा रहे हैं, उन सबका सिलेक्शन हो. सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड. थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. थैंक यू.